मेरा नाम अर्जुन है और मेरा संबंध एक मिडिल क्लास परिवार से है। मेरा दोस्त करण और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। लोग हमारी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। करण भी मुझ पर जान छिड़कता था और उसने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह सिर्फ मेरा दोस्त है, बल्कि वह मुझे अपने भाई जैसा मानता था। मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती तो वह चीज़ मुझे करण ही दिलाया करता था, चाहे वह कितनी भी महंगी क्यों ना हो। इसी वजह से मुझे भी करण की दोस्ती बहुत अच्छी लगती थी और उसका साथ मुझे सुकून देता था। ऐसा नहीं था कि करण से मेरा संबंध कुछ दिनों या कुछ महीनों का था, बल्कि हमारा साथ स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक रहा। हम बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। मैं उससे जो भी चीज़ कहता वह फौरन हाँ कर देता और किसी भी हालत में वह चीज़ कहीं से भी ला कर देता, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। सूट, मोबाइल, जूते, घड़ी, हर चीज़ मुझे दिलवाता था और उसने कभी बदले में कुछ भी नहीं मांगा। मैं भी करण से बहुत प्यार करता था और उसे दिल से सच्चा दोस्त मानता था। यूं ही बचपन से लेकर कॉलेज तक हमारी दोस्ती बनी रही और फिर एक दिन करण की ज़िंदगी में एक लड़की आई जिससे वह बहुत प्यार करने लगा। करण कहता था कि वह इतनी खूबसूरत है कि भगवान ने उसे अपने हाथों से तराश कर बनाया है। करण उसकी तारीफें करता नहीं थकता था। वह उसे बेइंतहा प्यार करता था और चाहता था कि उसी लड़की से उसकी शादी हो। लेकिन वह लड़की हमारी यूनिवर्सिटी की नहीं थी, बल्कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। करण ने उसे कहीं देखा था। वह उसे कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था, लेकिन वह लड़की नहीं मानती थी और हमेशा उसे नज़रअंदाज कर देती थी। वजह यह थी कि दोनों के बीच जात पात का फर्क था। मैं करण से कहता था कि यह लड़की कभी भी शादी के लिए राज़ी नहीं होगी, क्योंकि इनके समाज में बिरादरी के बाहर शादी करना नामुमकिन है। लेकिन करण नहीं मानता था। वह कहता था कि चाहे कुछ भी हो, मैं इसे अपना बनाकर ही रहूँगा। उसने ठान लिया था कि किसी भी सूरत में वह उसे हासिल करेगा। मैंने अब तक उस लड़की को देखा नहीं था, बस करण के मुंह से उसकी बातें सुनता रहता था और कभी दिलचस्पी भी नहीं ली कि जाकर उसे देखूं। हमारी यूनिवर्सिटी के लड़के अक्सर करण का मजाक उड़ाते थे कि उसने दिल दूसरी जात की और दूसरी यूनिवर्सिटी की लड़की को दे दिया है। वे कहते थे, क्या हमारी यूनिवर्सिटी में लड़कियां कम पड़ गई थी जो करण को दूसरी यूनिवर्सिटी की लड़की के पास जाना पड़ा, जबकि यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़कियां भी करण की दीवानी थी, क्योंकि वह अमीर और हैंडसम था। सब लड़कियां कहती, करण, हम सब में क्या कमी थी जो तुमने किसी और को चुन लिया। वे लड़कियां करण के पैसे और उसकी पर्सनैलिटी की दीवानी थी। उसके साथ रहकर मैंने यह सच्चाई समझी कि इस दुनिया में जीने के लिए पैसे की बहुत अहमियत है। पैसे वाले की इज्जत होती है। मैं देखता था कि यूनिवर्सिटी में सब लड़के भी करण के पीछे रहते थे और चाहते थे कि वह उनसे दोस्ती कर ले। लड़कियां भी यही चाहती थी कि करण उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। सबकी नज़रें करण पर रहती थी, मेरी तरफ कोई नहीं देखता था। शायद इसीलिए मैं एक मिडिल क्लास परिवार से था। हालांकि मैं भी कम हैंडसम नहीं था और मेरी पर्सनालिटी भी अच्छी थी, फिर भी लड़कियां मेरी तरफ ध्यान नहीं देती थी। मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जैसे तैसे मेरी माँ पूरी करती थी और बाकी खर्चों की जिम्मेदारी तो करण ही उठा लेता था। घर के खर्चों के लिए मेरी दो बहनें नौकरी करती थी और माँ सिलाई कढ़ाई से कुछ कमाई कर लेती थी। मेरे पिताजी का कैंसर से निधन बहुत पहले हो गया था। दो बहनों की शादी हो चुकी थी और दो की शादी बाकी थी। घर की तंगी के बावजूद मेरी माँ और बहनें मुझे जितना भी दे पाती, मैं उसे बुरे वक्त के लिए बचा कर रखता था। मेरी ज़्यादातर ज़रूरतें करण ही पूरी करता था। मैं घर का लाडला था, चार बहनों का इकलौता भाई। माँ हमेशा बताती थी कि मैं बहुत मन्नतों और दुआओं के बाद पैदा हुआ था, इसीलिए मेरी हर खुशी घर की प्राथमिकता होती थी। इधर करण उस लड़की के बिना बेचैन रहने लगा। कहता,
अब उसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। उसका बस यही था कि वह लड़की एक बार उससे बात कर ले, लेकिन वह लड़की उसे मौका ही नहीं देती थी। जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म होती, कोई गाड़ी लेने आती और वह चली जाती। मुझे अब अपने दोस्त की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने ठान लिया कि आज मैं खुद उस लड़के से बात करूंगा। मैं करण को लेकर उसकी यूनिवर्सिटी पहुंचा और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। करण बार बार मुझे रोक रहा था। यार रहने दो, किसी लड़की का रास्ता रोककर उससे बात करना ठीक नहीं। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। कुछ देर बाद वह लड़की गेट से बाहर निकली। उसने बहुत ही सादगी से कपड़े पहन रखे थे। गले में दुपट्टा था जिससे उसने खुद को ढका हुआ था और चेहरे पर मास्क था। जैसे ही वह बाहर आई, मैं उसके सामने आ गया। करण मेरे पीछे खड़ा था। मैंने कहा, एक्सक्यूज़ मी मैडम। वह मेरी तरफ देखने लगी। मैंने तुरंत कहा, यह मेरा दोस्त करण है। यह रोज़ आपको देखने आपकी यूनिवर्सिटी इतनी दूर से आता है। आपसे बहुत मोहब्बत करता है। क्या आप यह बात जानती हैं? यह सुनते ही लड़की ने जोर से मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? एक लड़की का रास्ता रोककर उससे बातें करते हो। क्या तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है जो दूसरों की बहन बेटी का पीछा करके तमाशा बनाते हो? मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने करण से कहा, अब भी क्या तुम इस लड़के से मोहब्बत करोगे जिसने तुम्हारे दोस्त को थप्पड़ मारा? तो करण खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसा मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब नतीजा खुद भुगतो। करण ने यह भी कहा, इसमें लड़की का कोई दोस्त नहीं है। कोई भी उसके जगह होता तो वही करता। सच कहूँ, मुझे तो खुशी हुई उसकी सोच देखकर। मैं गुस्से में बोला, वाह यार, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। अपनी महबूबा से अपने दोस्त को थप्पड़ खिलाकर कह रहे हो उसने अच्छा काम किया। मैं गाल पर रखे खड़ा था और करण हंस रहा। वह मेरा मजाक बना रहा था कि मैंने ही जल्दबाजी की थी। करण ने अब यह बात अपने घर में भी बता दी थी कि वह लड़की को पसंद करता है। उसकी फैमिली इस रिश्ते के लिए तैयार भी हो गई थी। करण घर का सबसे बड़ा बेटा था और उसके घर वाले उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे। अगले ही दिन वे उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाने को तैयार हो गए। करण को पूरा विश्वास था कि उनके पास इतना पैसा है कि रिया के घर वालों के पास इनकार की कोई वजह ही नहीं होगी और वे लोग हाँ कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह बात मुझे बहुत अजीब लगी। करण की फैमिली जब रिया के घर गई तो उस समय रिया घर पर नहीं थी। वहाँ सिर्फ उसके चाचा चाची और उसका एक कज़न था। बातचीत के बाद करण के पापा ने उनसे कहा कि हमें अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। थोड़ी देर के लिए वे लोग सोच में पड़कर खामोश हो गए। करण के पापा ने उन्हें विश्वास दिलाया कि हमारी बहू के रूप में आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। उन्होंने अपनी खूब तारीफ़ें की और कहा कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारा बिजनेस बहुत फैला हुआ है। आपकी बेटी को कभी पैसों की तंगी नहीं होगी और हमारा बेटा उससे बहुत प्यार करता है। तब उन लोगों ने बताया कि रिया के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं और उसे हमने ही अपनी बेटी की तरह पाला है। उन्होंने कहा कि हम रिया के चाचा और चाची हैं। हमें इस पर सोचने के लिए थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम अपनी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते, इसीलिए अभी कोई जवाब नहीं दे सकते। करण के पापा ने इजाज़त लेते हुए कहा कि हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। आप हमें फ़ोन पर बता दीजिए। अब करण को उनके जवाब का इंतज़ार था। एक हफ्ता बीत गया लेकिन उनकी तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया। तब करण ने अपने पापा से जिद की कि वे खुद कॉल करें। उसने अपने पापा को रिया के घर का नंबर देकर फ़ोन मिलवाया। बराबर घंटी जाती रही लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। अब करण के घर वाले परेशान हो गए कि वे लोग जवाब देने से देर क्यों कर रहे हैं।
अगले दिन करण ने फिर पापा से फ़ोन मिलवाया। इस बार उन्होंने कॉल उठाई और कहा, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन यह रिश्ता हम नहीं कर सकते। करण के पापा ने वजह पूछी तो वे लोग खामोश हो गए और फ़ोन काट दिया। मुझे भी गुस्सा आने लगा कि आखिर इतनी अमीर फैमिली का रिश्ता क्यों ठुकरा दिया गया। करण बिल्कुल चुप हो गया था। उनके इनकार को सुनकर उसका दिल किसी काम में दिल नहीं लगता था। वह अब बस अपने कमरे में ही रहने लगा। मैं रोज उसके घर जाता, उसका दिल बहलाने की कोशिश करता, कहता चलो बाहर चलते हैं, कोई मूवी देखते हैं, लेकिन वह खामोश रहता। 2 महीने ऐसे ही बीत गए। फिर अचानक रिया के घर से फोन आया कि वे लोग इस रिश्ते के लिए मान गए हैं और जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर करण के घर वाले हैरान थे कि आखिर पहले इनकार क्यों किया और अब हाँ क्यों की। लेकिन करण को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो सिर्फ खुश था कि उसकी मोहब्बत उसे मिलने जा रही है। 2 महीनों की उदासी के बाद करण का चेहरा खिल उठा। उसका बस नहीं चल रहा था कि खुशी में नाचने लगे। पूरे घर का माहौल खुशियों से भर गया। करण के पापा ने मंगनी की तारीख भी फोन पर ही तय कर ली। अब मंगनी और शादी की तैयारियां जोरों पर थी। सब बहुत खुश थे। मंगनी का दिन आ गया। करण ने हीरे की अंगूठी खास उसी के लिए बनवाई थी। मंगनी बहुत शानदार तरीके से हुई। रिया को मैंने पहली बार मंगनी के दिन ही देखा। करण जितनी उसकी तारीफ करता था, वह उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत निकली। मैं मन ही मन सोचने लगा, काश यह लड़की मेरी होती। अगर यह मुझे मिल गई होती। मुझे अब करण की किस्मत पर जलन होने लगी। उसे जिंदगी की हर ऐश मिली थी और अब इतनी सुंदर लड़की भी मिल गई थी। सच कहूँ तो मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं नहीं देखी थी। कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक जितनी भी लड़कियां देखी, कोई भी रिया जैसी नहीं थी। करण सच कहता था कि भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। रिया वाकई इतनी सुंदर थी कि उसकी तारीफ किए बिना कोई रह ही नहीं सकता था। मंगनी को 1 महीना बीत गया और रिया के घर वाले कह रहे थे कि अगले महीने की शुरुआत में शादी होनी चाहिए। करण के पापा और करण ने उनसे दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। वे खुद इतने अमीर थे कि उन्हें दहेज की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने सिर्फ जरूरत की चीज़ें देने की बात कही। करण ने रिया का नंबर उसकी चाची से ले लिया और वह रिया को कॉल करता, लेकिन रिया कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी। करण यह सोचकर खामोश रहता कि शायद वह अभी उससे मोहब्बत नहीं करती या ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बंधा हुआ है। यह सब करण अपने दिल में सोचता रहता था, लेकिन वह उसे छोड़ने का भी सोच नहीं सकता था। वह सोचता था कि शादी के बाद धीरे धीरे मोहब्बत हो ही जाएगी। ऐसे ही समय बीतता रहा और शादी का दिन भी आ गया। करण के पापा ने शादी की सारी जिम्मेदारियां मुझे देखने को सौंपी थी और मैं हर जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहा था। सारी अरेंजमेंट मैं ही देख रहा था। करण के कमरे से लेकर पूरे घर की साज सज्जा मैंने ही की थी। मेहमानों को डेकोरेशन बहुत पसंद आया था। करण भी बहुत खुश था और उसकी मम्मी बार बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। सारे घर वाले तैयार थे। बस कुछ मेहमानों के आने का इंतजार बाकी था ताकि बारात लेकर रिया के घर रवाना हो सके। कुछ ही देर में बारात निकल पड़ी। वहां रिया दुल्हन के जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। कारण उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था, पर मुझे उन दोनों को देखने पर अजीब सी फरमाइशी खलंजर होती रही। वैसे तो वह मेरा दोस्त था और मुझे उससे गहरा लगाव था, पर उसकी शादी वाले दिन मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ था। उसकी खुशी देखकर मुझे जलन होने लगी थी। मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि यह भाव क्यों आ रहे हैं। करण ने खुशियों से क्या मैं जल रहा हूँ या कुछ और है, यह समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में शादी होने वाली थी। पंडित जी ने दूल्हा दुल्हन को साथ बिठाया और सभी मेहमान उसकी तारीफें कर रहे थे। करण भी तारीफें सुनकर बहुत खुश था। मैं बस खामोश खड़ा वहां सब कुछ देख रहा था। मैं स्टेज पर जाकर करण को गले मिला, उसे हमेशा खुश रहने की दुआ दी और कहा, अरे यार,
तुमने भाभी को हासिल कर ही लिया। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी, पर रिया बहुत चुपचाप थी और अधिक बोल नहीं रही थी। करण ने उसका हाथ थामा हुआ था और फिर विदाई भी हो गई। मैंने करण और रिया को फूलों से सजी कार में बिठाया। शादी के बाद सब अपने अपने घर चले गए। रिया जब अपने सास ससुर के घर पहुंची तो वे उसे पूरे घर का परिचय देने लगे। उसके बाद वे लोग उसे करण के कमरे में लेकर गए, जिसे मैंने अपने हाथों से सजाया था। शादी को 1 महीना हो रहा था, पर घर का माहौल बुरा सा बुझा हुआ था। मैंने कई बार करण से वजह पूछी, लेकिन वह टाल देता। पता नहीं क्या बात थी जो वह मुझसे छुपा रहा था। हालांकि मैं उसका सबसे करीबी दोस्त था। वह छोटी छोटी बातें भी मुझसे बांट लिया करता था, पर अब वह कुछ कहना नहीं चाहता था। समय बीतता गया, पर करण में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे ऐसा लगने लगा कि करण ने यह शादी करके बड़ा पछतावा पा लिया है। मैं भी भीतर ही भीतर उस बदलाव से कुछ खुश होने लगा, क्योंकि अब मेरा मन यह चाहता था कि करण रिया को छोड़ दे या किसी तरह अलग हो जाए, ताकि मैं रिया के करीब आ सकूं। धीरे धीरे मेरा मन रिया की ओर उभरा। मैं उसे देखकर जलता और चाहने लगा। करण के रवैये से मुझे लगता था कि वह रिया से खुश नहीं है, पर मैं कारण नहीं निकाल पाता था। आखिरकार मैंने करण से सीधा पूछ लिया, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? क्या रिया की वजह से है? वह चौंक गया और तब कहा, हाँ, लगभग बस ऐसा ही समझ लो। पर प्लीज़ मुझे ज़बरदस्ती मत करो कि मैं ये सब बताऊं। उसका यह जवाब सुनकर मेरे लिए और आसान हो गया। करण भी रिया को ठीक से पसंद नहीं कर रहा था। अब मैं चाहता था कि वह रिया को छोड़ दे या कोई तरीका निकले जिससे वह अलग हो जाए। एक दिन करण की मम्मी ने मुझे फ़ोन किया और कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। वह बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि करण की परेशानी गंभीर है और वह चाहती है कि मैं अपने दोस्त को समझाऊं। मैंने आंटी को आश्वस्त किया कि मैं संभाल लूँगा। असल में मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। मेरी मंशा तो वही थी जो पहले से चल रही थी। मैं चाह रहा था कि करण और रिया के बीच दूरी बढ़े, ताकि मैं उसमें अपना मौका निकाल सकूं। शुरू में उनके बीच सिर्फ झगड़े होते थे, पर धीरे धीरे करण रिया के साथ कड़ा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे डांटता और कुछ कुछ समय पर मार भी देता। ये सारी बातें करण की माँ ने ही फ़ोन पर बताई। जब भी करण मुझसे मिलता, मैं जानबूझकर ऐसी बातें बोल देता जिससे वह और घरेलू नाखुशी महसूस करे। मैं उसे उकसाता रहा कि उसकी पत्नी उसे उतना प्यार नहीं करती जितना वह मानता है। मैं कहता कि शायद उसकी शादी दबाव में कर दी गई थी। मैं उसे बार बार चिढ़ाता ताकि वह रिया से तंग आकर उसे छोड़ दे या तलाक दे दे, पर करण अब तक ऐसा नहीं कर रहा था। वह बस गलत व्यवहार कर रहा था, पर तलाक तक नहीं गया। जब वह अलग नहीं हो रहा था तो मेरी सोच और भी तीखी होती गई। मेरे अंदर नफरत की लपटें बढ़ने लगी। मैं अब वह सब कुछ करने पर आतुर हो गया जो करण की जिंदगी बिगाड़ दे। मेरे दिमाग में खतरनाक विचार आने लगे। मैंने सोचा कि उसे खाने में कुछ मिला दूं, पर मेरे तमाम योजनाएं विफल रही। फिर मैंने उसे किसी खाने की चीज़ में जहर मिला दिया। शाम को मैंने उसे फ़ोन किया, आज रात का खाना मेरे यहाँ चलो, साथ में खाएंगे। वह आ गया। मैंने उसके लिए जूस परोस दिया और उसमें जहर मिला दिया। करण ने जूस पिया और थोड़ी देर बाद बेहोश होकर गिर पड़ा। मुंह से झाग निकलने लगे। पहले तो मुझे डर हुआ, पर फिर मैंने उसे लेकर तड़पते हुए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया और उसकी मम्मी पापा को बुला लिया। जब डॉक्टर ने कहा कि करण अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो सब दंग रह गए। उसके माँ बाप वहीं तड़क कर रोने लगे। मैंने भी उनकी आंखों के सामने रोने का नाटक किया। रिया, उसका परिवार और बाकी लोग भी अस्पताल आ गए और वह सब मुझसे रोते रहे। मैंने अंदर से कोई अफसोस महसूस नहीं किया। मैं बस रिया को पाने की लालसा में अंधा था। मेरे इस प्लान की कामयाबी ने मुझे अंदर से और मुंह से खुश कर दिया। करण चला गया था और अब रिया के लिए रास्ते खुले थे।
4-5 महीने बाद करण के माँ बाप ने सोचा कि रिया अभी जवान है, उसकी शादी कहीं और कर देनी चाहिए। करण के सास ससुर भी उसके लिए रिश्ता देखने लगे। मैंने इन्हें विश्वास दिलाया, रिश्ता देखने की जरूरत नहीं, रिया से मैं शादी करूँगा। वे मेरी बात से सहमत हो गए, क्योंकि मैं करण का बचपन का दोस्त था और उनके लिए घर का भी एक जाना पहचाना इंसान समझा जाता था। करण के माँ बाप ने रिया से अनुमति मांगी। रिया शादी के लिए राजी नहीं थी, पर मजबूरी और परिजनों के दबाव में उसने हाँ कह दी। इस तरह मेरी और रिया की सादगी भरी शादी हुई। मेरा सपना पूरा हो गया। उस मकसद के लिए मैंने अपने दोस्त की जान ले ली थी और आज मेरा मकसद पूरा हो गया था। रिया मेरी बन चुकी थी। सभी मेरे घर वाले बहुत खुश थे। करण के माँ बाप ने रिया की विदाई एक प्यार भरे ढंग से की और दहेज भी दिया गया। मेरी बहनों और माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज मेरी सुहागरात थी। मेरे दिल में तड़प थी, यह सोचकर कि रिया का सुंदर बदन मेरी बाहों में होगा। पर जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो जो दृश्य देखा, मेरी चीख निकलने वाली थी। रिया बिस्तर पर कफन ओढ़े लेटी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले कहा था कि रात को वह कफन ओढ़कर सोती है। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं पास गया और समझने की कोशिश करने लगा कि यह सब क्या है। मुझे लगा कि शायद करण की मौत का सदमा उसके ऊपर गहरा असर छोड़ गया है और यह उसका अपना तरीका है इस सदमे से जीने का। मैंने कहा, रिया, यह सब क्या है? जितना तक दुख तुम्हें करण की मौत का है, उतना ही मुझे भी दुख है। करण मेरा दोस्त था, पर अब वह चला गया है और हमें नई जिंदगी शुरू करनी है। रिया ने कहा, मैं ये सब करण की याद में नहीं कर रही। मैं पहले भी रात को कफन ओढ़कर सोती थी। मुझे कफन ओढ़े बिना नींद नहीं आती। तुम्हें भी यह झेलना होगा। मैं न तो करण से शादी के लिए तैयार थी और न ही तुमसे, लेकिन मेरे चाचा चाची ने और फिर तुम्हारे सास ससुर ने जबरदस्ती की। उसकी बातें सुनकर मेरा सिर चकरा गया। मुझे नहीं पता था कि करण और रिया के बीच क्या कारण थे, जिनकी वजह से वह रात कफन ओढ़कर सोते थे। शायद यही झगड़े और वही कारण थे जिनसे करण परेशान रहता था। मेरा दिल अब खून के आंसू रो रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने प्यारे दोस्त की जान ले ली थी। मैं उसे समझाने की कोशिश करने लगा, रिया, यह सब गलत है। अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें सामान्य जीवन जीना होगा। पर वह दृढ़ रही। वो बोली, अगर तुमने कफन हटाया तो मैं खुद को खत्म कर लूँगी। उसकी बात सुनकर मैं डर गया और चुप होकर एक साइड पर लेट गया। शादी को 10 दिन हो चुके थे। रिया रोज रात में कफन ओढ़कर सोती और पूरी रात मैं दहशत से भर जाता। मुझे लगने लगा था कि शायद रिया मानसिक तौर पर गहरी कष्ट में है। उसका यह व्यवहार और अधिक बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक रात मेरा सब्र टूट गया। मैंने देखा न था, गुस्से से उसके शरीर से कफन उतारकर फेंक दिया। रिया बेखबर सो रही थी। उसे कुछ होश नहीं था कि मैंने उसके ऊपर का कफन उतार दिया है। मेरे हाथ लगते ही वह उठ गई और मुझे खुद से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी पकड़ बहुत मजबूत थी। वह मेरी मजबूत बाहों से निकल नहीं सकी। लेकिन यह क्या, जैसे ही मेरे हाथ रिया की पीठ तक पहुंचे, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी पीठ पर जैसे कुछ गुदा हुआ था। मैंने देखा तो उसकी पूरी पीठ पर रोहित नाम लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नुकीली चीज से उसकी पीठ पर यह निशान बनाए हो। मैं बहुत हैरान होकर उसकी पीठ को देख रहा था। अब सारा राज खुलकर सामने आ चुका था। रिया सर झुकाए आंसू बहा रही थी। मैंने उसे पूछा, रिया, यह सब क्या है? आखिर तुम्हारी पीठ पर यह रोहित नाम क्यों लिखा है? रिया ने कहा, इसीलिए मैंने अपने शरीर पर किसी और को हाथ नहीं लगाने दिया था और इसी वजह से मैं कफन ओढ़कर सो जाया करते थे, ताकि करण या तुम मुझे कभी हाथ न लगा सको। करण को भी मैंने कभी अपने शरीर को छूने नहीं दिया। यह मेरे जीवन की सच्चाई है। मैं रोहित नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वह एकदम दिमागी मरीज था। वह मुझे अपनी जागीर समझने लगा था। वह मेरे साथ मनमानी करता था। मैं अगर किसी और तरफ आंख उठाकर देख लेती तो मुझ पर बहुत जुल्म करता था। वह कहता था, आंखें सिर्फ मेरी तरफ उठनी चाहिए, किसी और की तरफ उठी तो यह आंखें निकाल लूँगा। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी,
लेकिन वह किसी भी तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। एक बार मैंने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे, मेरे पीछे का गला कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और मेरा खूबसूरत बदन उसे गले से झलक रहा था। मैं उसके साथ एक कैफे में बैठी थी। कुछ लड़के बार बार मेरी पीठ की तरफ देख रहे थे। रोहित से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह मुझे अपने घर ले गया और फिर उसने मेरी पीठ पर एक नुकीली चीज़ से अपना नाम गुदवा दिया। उसने कहा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हर उठने वाली निगाह को पता होना चाहिए कि यह लड़की सिर्फ रोहित की है। उसका यह दीवानापन देखकर मैं बहुत डर गई थी। मेरी पूरी पीठ लहूलुहान हो चुकी थी। किसी तरह मैं उससे पीछा छुड़ाकर घर पहुंची। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मेरी चाची मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। अगर उन्हें मेरी सच्चाई पता चल जाती तो वह मुझे घर से निकाल देती। तभी भगवान की दया हुई कि मेरे चाचा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। चाचा ने घर बदल लिया और इस तरह मैं रोहित से बच निकली। लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं रोहित के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर मेरे चाचा चाची का व्यवहार और भी कठोर हो गया। उन्होंने मेरी प्रेगनेंसी गिरवा दी और ज़बरदस्ती मेरी शादी करण से कर दी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सच्चाई करण को पता चले, इसीलिए मैंने उसे कभी अपने शरीर को छूने नहीं दिया। लेकिन आज तुमने सब कुछ देख लिया है, इसीलिए मुझे सारी सच्चाई बतानी पड़ी। रिया की यह सच्चाई जानकर मेरी आंखें खुल गई। मुझे अपने दोस्त करण के मरने का बहुत दुख था। मैंने ही उसकी जान ली थी। मैं उसका गुनहगार था। मैंने रिया के सामने अपने गुनाह को स्वीकार किया कि करण की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि उसके पीछे मेरा हाथ था। रिया आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। हम दोनों ही गुनहगार थे। मैंने उससे कहा, रिया, मैं तुम्हारी हकीकत जानते हुए भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। लेकिन रिया ने कहा, जो अपने जान से प्यारे दोस्त का ना हो सका, मैं उसके साथ अब और एक पल भी नहीं रह सकती। जो इंसान अपने बचपन के दोस्त का ना हो सका, उस दोस्त का जिसने तुम्हें भाई से बढ़कर माना, तुम भला मेरे साथ क्या वफा करोगे? यह कहकर रिया उसी पल मेरा घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई। आज मैं तन्हा अकेला अपने पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हो गया। रिया ने अदालत के जरिए मुझसे तलाक ले लिया। मेरी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। किसी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन ख्यालों में डूबा मैं सड़क पर चल रहा था कि पीछे से एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। मैं सड़क पर गिर गया। भगवान की कृपा थी कि मुझे ज़्यादा चोटें नहीं आई। गाड़ी वाले ने मुझे उठाया और अपने घर ले आया। उसने कहा, जब तुम्हें अच्छा लगेगा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं उसके घर बैठा उसके घर को देख रहा था। घर बहुत खूबसूरत था। तभी एक लड़की कमरे से बाहर आई। धरती आकाश मेरे सामने घूम गए। कमरे से निकलने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया थी। वह लड़का जो मुझे कार से लाया था जल्दी से रिया की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर बोला, रिया, देखो, इस लड़के का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया है। तुम उसके लिए जूस ले आओ। रिया भी मुझे ही देख रही थी, लेकिन उसने मुझे देखकर नफरत से मुंह फेर लिया और किचन में चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उस लड़के का फ़ोन आ गया और वह बाहर चला गया। मैं खुद को रोक ना सका और रिया के पीछे किचन में चला गया। मैंने रिया से कहा, रिया, यह सब क्या है? रिया ने कहा, यह रोहित है। यह मुझे तलाशते तलाशते यहाँ तक पहुँच गया। इसने मुझसे माफ़ी मांगी और अब भगवान की कृपा से यह एकदम ठीक है। यह मुझे बहुत प्यार करता है और मेरा बहुत ध्यान रखता है। हम दोनों की शादी हो चुकी है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। सचमुच खुशी रिया के चेहरे से टपक रही थी। लेकिन सज़ा तो मुझे ही मिली थी। न मेरा दोस्त मेरे पास रहा और ना ही मुझे रिया मिल सकी। मैं थके कदमों से रिया के घर से लौट आया। अब मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरे पापों की सज़ा कम कर दे और मेरे दिल को सुकून दे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।